लेकिन जिससे टीएमसी या तमाम और भी दल हैं उनकी जो खबरें हैं वो ये ज़रूर निकल कर सामने आ सकता है कि विपक्षी लोग यहाँ पर अगर एकमत नहीं है तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे मसले होंगे जहाँ पर फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि विपक्षी दल या यूँ कहें इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि भाई हम जितने भी लोग हैं वो एकजुट हैं एक मुट्ठी में। लेकिन अगर टीएमसी ने इसका विरोध किया तो यहाँ पर उनकी स्थिति बेहद ख़राब हो सकती है। बिल्कुल पर उनसे जिक्र किया गया आकाश आनंद का भी, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया। तब चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे थे कि भाई अब हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो बहन जी है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के कगार पर है और अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और जो पार्टी की बागडोर है पूरी तरह से आकाश आनंद को सौंप देनी चाहिए। तो ऐसे में नेक्स्ट 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, लोकसभा स्पीकर के लिए फिर से एक बार जो है तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। चूँकि इस सरकार के बनने के बाद से ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के घेर रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए भी चुनाव करवाना पड़ रहा है और इसी बात को दोहराया भी गया है भाजपा के सांसदों के द्वारा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कल जो 11 बजे जो है लोकसभा स्पीकर पद के लिए मतदान होना है। हालांकि इसको लेकर के कई तरीके की खबरें हैं, कई उम्मीदें भी हैं सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी कि कहीं क्रॉस वोटिंग के द्वारा कोई मामला न बन जाए। इस पूरे मामले पर आइए विस्तार से बात करते हैं। मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी राय क्या है। तनुज हैं और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे अमन जी हैं, इनसे भी समझेंगे कि आखिरकार जब से हम इस पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं और नतीजों के बाद जिस तरीके की स्थिति रही है, क्या उससे ये कहा जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के विपक्ष कोई बड़ा खेला कर सकता है। और साथ ही एक खबर जो बड़ी आ रही है इस बीच वो ये कि टीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर के टीका टिप्पणी कर दी है और ये कहा है कि ये कांग्रेस का एक तरफा फैसला है। जो प्रत्याशी बनाए गए हैं के सुरेश, जो कि विपक्ष का चेहरा लोकसभा जो है स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर आगे उनको किया गया है। पहला सवाल अमन जी आपसे रहेगा कि टीएमसी का जो ये बयान आया है इस बीच कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि के सुरेश को आगे करना कांग्रेस का एक तरफा फैसला, वो बताएं। देखिए बिल्कुल अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें होने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। लेकिन देखिए मोटा मोटी अगर तौर पर समझे तो जिस तरह से स्पीकर पद को लेकर पहली बार चुनाव होगा, क्योंकि अब तक ऐसा होता रहा है कि आम सहमति से सारे चीज़ें हैंडल होती रही, लेकिन जिस तरह से हमने 2019 में देखा कि यहाँ पर कोई भी डिप्टी सीएम जो स्पीकर था वो नहीं था, इसको लेकर भी लगातार जो विपक्षी खेमा था उसके अंदर नाराज़गी रही। और देखिए ये बात तो तय है अबरार कि अगर हम पूरे मामले को समझें तो जो एक नंबर ऑफ मेंबर हैं वो एनडीए के पास ज़्यादा है, उनका एक तरीके से बहुमत स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन कहें या विपक्षी दल कहें वो ये बताना चाहते हैं कि भाई भले ही सरकार आपकी बन गई है लेकिन संख्या बल में हम आपसे कम नहीं है और जो हमारी विपक्षी एकता है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। आप देखिए जिस तरह से ये भी कहा गया कि राजनाथ सिंह पूरे के पूरे मामले को कहीं ना कहीं हैंडल करते हुए नजर आए, कई बार उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत हुई, लेकिन यही बात कही गई कि भाई अगर स्पीकर आपका है तो जो डिप्टी स्पीकर है वो आप हमारा करिए। लेकिन देखिए अंत में आते आते ये चीज़ें ख़राब होने लगी और इसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद उभर कर सामने आए, क्योंकि ये कहा गया कि बीजेपी या यूँ कहें एनडीए की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया उसकी एवज में। क्योंकि सुबह भी आपने देखा राहुल गांधी ने ये तक कहा कि हम सपोर्ट करते समर्थन करते, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया और यहाँ पर जो कहें विपक्षी दल हैं उन्होंने के सुरेश को अपना कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार के तौर पर बनाया। लेकिन जिससे टीएमसी या तमाम और भी दल हैं उनकी जो खबरें हैं वो ये ज़रूर निकल कर सामने आ सकता है कि विपक्षी लोग यहाँ पर अगर एकमत नहीं है तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे मसले होंगे जहाँ पर फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि विपक्षी दल या यूँ कहें इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि भाई हम जितने भी लोग हैं वो एकजुट हैं एक मुट्ठी में। लेकिन अगर टीएमसी ने इसका विरोध किया तो यहाँ पर उनकी स्थिति बेहद ख़राब हो सकती है। बिल्कुल तनुज, इस पूरे मुद्दे को लेकर के खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ओम बिरला को फिर से एक बार जो मौका दिया गया है, क्या उनके चेहरे पर अब सहमति नहीं बन पा रही है? हालांकि इससे पहले भी लोकसभा के स्पीकर बनाए गए थे लेकिन उस समय तमाम बातचीत हो गई थी। इस बार क्या लगता है, क्या विपक्ष अपनी ताकत को देखते हुए जानबूझ करके इस मामले पर इस तरीके से रंगा लगा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास भी जो है 32-33 सीटों का फासला ज़रूर है लेकिन सीटें सम्मानजनक है और इस बार का विपक्ष मजबूत है? क्या यही वजह है कि आप चुनाव करवाने तक की नौबत है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अबरार जिस तरह से आप बता रहे हैं इस बार जो विपक्ष देखा जाए शुरुआत से कहीं ना
ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखा गया है। इतनी सारी सीटें जीतकर विपक्ष ने एक बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को याद दिला दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने देखिए कल शपथ जब संसद में ली थी तब भी विपक्ष यहाँ पर संविधान के नारे लगाता नजर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शपथ ली तब भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन करने की यहाँ पर विपक्ष ने पूरी कोशिश करता नजर आया। ऐसे में आज जब देखिए स्पीकर की बात हुई तो ओम बिरला का नाम बीजेपी पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आता है, एनडीए की तरफ से निकलकर सामने आता है। लेकिन जैसे अमन जी ने बताया कि यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है इंडिया गठबंधन में, के सुरेश का नाम यहाँ पर कांग्रेस ने आगे तो कर दिया है, लेकिन तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं क्या कल वो इस नाम पर सहयोगी मतलब सहमति जता पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस समय एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कहा जा रहा है कल क्रॉस वोटिंग भी होगी। और इस बार देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थिति यह आ गई है कि भाई यहाँ पर चुनाव कराना पड़ रहा है स्पीकर के लिए, और स्पीकर के लिए चुनाव कराना पड़ रहा है। और देखिए अगर कांग्रेस का स्पीकर यहाँ पर बनता नजर आता है, अगर जैसे एक मिनट रुकना चाहूँगा मैं अमन जी, ममता बनर्जी क्या कोई बड़ा खेला कर जाएंगे? चूंकि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में भी अकेले अपने बलबूते पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, ये बात सभी को पता है। अब ऐसे में उनका फिर से ये बयान आना है, क्या वाकई कल कोई खेला हो सकता है? तो जाहिर बात है, क्योंकि अगर विपक्ष एक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो जो तमाम दावे राहुल गांधी या यूँ कहें कि जो विपक्षी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं वो धराशायी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि ये पहली लड़ाई होगी जो यहाँ पर सीधे तौर पर सत्ता और विपक्ष की होगी, और इसमें विपक्ष जो है वो अपने आप को बहुत ताकतवर मानकर चल रहा है कि भाई हमारे पास में कम से कम 235-36 के आसपास सांसद हैं, तो ऐसे में हम आपसे कतई कम नहीं है। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई तो यहाँ पर आसपास भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ममता बनर्जी का साथ में होना बहुत ज़रूरी। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस तरह से जब शुरुआत में भी जब बंगाल में सीटें बंटवारे को लेकर बात हुई तो इक्का दुक्का सीटें देने को राजी थी, और उसके बाद भी ममता बनर्जी ने कहा कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और देखिए जो नतीजा है वो भी लगभग कह सकते हैं ममता बनर्जी ने जो कहा था उसके आसपास नजर आए। तो यहाँ अमन जी इस बीच ये भी चीज़ देखने वाली है कि प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार की बात कही थी, तो ये मामला फिर अचानक से देखिए बिल्कुल ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाए कि ममता बनर्जी जिन भी मुद्दों पे बात करती हैं बड़ा स्पष्ट होकर बात करती हैं, सटीक होकर बात करती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगर यहाँ पर जनाधार नहीं है तो फिर नहीं है, और इसी अगर आप देखें परिणाम तो उसमें भी समझ में आता है कि यहाँ पर जिस तरह 29-30 उनके सांसद जीत के आए, यानी कि पहले से भी ज़्यादा, तो उनको पूरी तरह से कैलकुलेशन पता है किस तरह चीज़ों को रखना है। और यही वजह है कि वो अपने जो मत होता है, जो बात होती है, बड़ा स्पष्ट तरीके से रखती हैं। उन्होंने यहाँ पर जिस तरह की बात कही है वो भी देखिए देखने लायक बात है, क्योंकि जब तक आप जितने भी विपक्षी दल हैं सबको अगर विश्वास में नहीं लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मामला बिगड़ेगा, और यही बात ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है। अच्छा तनुज, आपने शुरुआती जो है अपने पक्ष में ही ये कहा था कि संविधान की प्रतियां लेकर के जो है तमाम चेहरे जो है वो शपथ ग्रहण जो है हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में मायावती का जो ट्वीट वायरल है इस समय, और उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है विपक्षी चेहरों पर कि विपक्ष जानबूझ करके इसको एक लड़ाई की शक्ल दे रहा है। क्या मायावती जानबूझ करके खुद को विपक्ष से दूर रखने की कोशिश या दिखलाने की कोशिश कर रही है? चूँकि इस बार भी लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है, तो क्या इसका नुकसान उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें क्या इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मायावती को विपक्ष से दूर रहने का नुकसान लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल गया, और विधानसभा चुनाव को लेकर आप जैसे जिक्र कर रहे हैं मायावती को इसका घाटा झेलने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से मायावती अब ये जो बातें यहाँ पर करती नजर आ रही हैं, देखिए बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद चुनकर पार्लियामेंट नहीं पहुंचा है। कल चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट से मौजूद सांसद है उनसे भी जब पूछा गया कि बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद चुनकर नहीं पहुंचा है, दलितों के चेहरे में आप निकलकर सामने आए हैं, बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर उनसे जिक्र किया गया आकाश आनंद का भी, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया। तब चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे थे कि भाई अब हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो बहन जी है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के कगार पर है और अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और जो पार्टी की बागडोर है पूरी तरह से आकाश आनंद को सौंप देनी चाहिए। तो ऐसे में कंक्लूडिंग सवाल रहेगा कि आखिरकार जो ये लगातार संघर्ष की जो स्थिति बनी है, क्या ये आने वाले 5 साल तक हमें देखने को मिलेगा? चूँकि ये अब देखिए कि सदन के शुरू होते ही मामला जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है कि जिस तरह से विपक्ष अभी ताकत दिखाना चाहता है कि भाई अगर स्पीकर का जाहिर बात है कि बहुमत आपके पास में तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अगर 234 या 35 हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो एकता है वो कायम है। और ऐसे में अगर यहाँ पर जो है टीएमसी का जिक्र आपने किया या कुछ और दल का जिक्र किया, अगर वो उनसे खफा नजर आते हैं तो यहाँ पर उनको सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष एक साथ नहीं आया तो आप ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से जो एनडीए सरकार है वो हावी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, तो इस समय चेहरों को लेकर के जो दावेदारी है वो आपको सुनने को मिल रही है, लेकिन के सुरेश की दावेदारी पर ममता बनर्जी ने पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि कांग्रेस का ये एक तरफा फैसला, और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पर इस बयान का आना कहीं ना कहीं
नुकसानदायक हो सकता है। अब देखते हैं कि रातों रात क्या ममता बनर्जी को फ़ोन कर मनाने की बात हो सकती है। हालांकि राजनाथ सिंह ने पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन करके इस पूरे मामले पर अपना समर्थन मांगा है और 3 बार लगभग उन्होंने कॉल किया, इस तरीके की खबरें आ रही है। अब देखते हैं कि कल 11 बजे क्या वाकई सदन में फिर से एक बार जो है स्थिति बिगड़ सकती है, चूँकि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसको स्थगित करना पड़ा था और अब कल जो है फिर से लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए तमाम सांसद जमा होंगे। विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी प्रत्याशियों की जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं और ये भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमेशा सहमति से किसी एक चेहरे को चुन लिया जाता था, उन्हें बना दिया जाता था। और इसको लेकर के एक सवाल ये भी है कि क्या अब लोकसभा के स्पीकर के चुने जाने के बावजूद भी, चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का, उसके बावजूद भी क्या संघर्ष की स्थिति संसद के भीतर बनी रहेगी, क्योंकि ये चुनाव से चुने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है इस प्रोग्राम को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें तमाम बड़ी अपडेट के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।